Hello students, this is Professor Mukesh Jindal from Graphite Chemistry classes, Ajit Road, Bathinda. My contact is 9463625680. तो बेटा हम जो चैप्टर कर रहे हैं उस चैप्टर का नेम है हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स और हमने इसमें करना है कि आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है प्रेपरेशन ऑफ हैलो एरीन्स। हैलोरीन्स की प्रेपरेशन करनी है बेटा। हैलोरीन्स होते हैं जब बेंजीन के ऊपर कोई हैलोजन लगा होता है, ठीक है। हैलोरीन्स को हम जनरली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे ये वाला बेंजीन है हमारे पास, बेंजीन के ऊपर कोई हैलोजन ग्रुप लगा हो तो इसको बोला जाता है हैलोएरीन्स, ठीक है। तो इनकी प्रेपरेशन करनी है आज हमने जो लास्ट प्रेपरेशन की थी वो की थी हैलो एल्केन्स की। हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स में फ़र्क क्या होता है बेटा, देखो दोनों में एक्स ग्रुप तो सेम ही रहता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कोई भी हो सकता है, ठीक है। बस यहाँ पे इस चीज़ का फ़र्क होता है, यहाँ पे जो हैलो एरीन्स में जो आती है वो रिंग आती है बेंजीन की जनरली, और जो हैलो एल्केन्स होते हैं उसमें क्या आती है, ओपन चेन आती है कार्बन की, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं प्रेपरेशन ऑफ हैलोरीन्स। हैलोरीन्स को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले आ गई हैलोजिनेशन। अगर आप बेंजीन की हैलोजिनेशन कर दो, हैलोजिनेशन का मतलब होता है बेंजीन में हैलोजन ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा हमारे पास, हैलोएरीन बन जाएगा या क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। बट वो कभी भी डायरेक्ट मेथड से नहीं बनता। जैसे आप हैलो एल्केन में डायरेक्टली क्लोरीन ऐड कर देते थे इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो अपने आप रिएक्शन हो जाती थी। इनकी जो रिएक्शन है वो डायरेक्ट नहीं होती। देखो अगर आप बेंजीन में क्लोरीन डालोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, नो रिएक्शन बिकॉज क्लोरीन इज नॉट सफिशिएंटली इलेक्ट्रोफिलिक बिकॉज वेयर एज बेंजीन इज स्टेबल। इसके दो रीज़न है क्यों नहीं ये डायरेक्ट रिएक्शन होती। फर्स्ट तो ये बेंजीन जो होता है ना बेटा ये स्टेबल होता है क्योंकि इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। दूसरी बात, ये जो क्लोरीन होता है ना ये इतना अच्छा बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता। बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग। बेंजीन से इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे नो डाउट, ठीक है। बट ये निकालने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना कि कितनी अपनी जो कलाकारी से वो इलेक्ट्रॉन निकालेगा, बट उसमें वो कलाकारी नहीं होती। तो इसलिए जब भी इन दोनों की रिएक्शन होती है तो वो डायरेक्ट नहीं होती। तो इनकी रिएक्शन करवाने के लिए इनमें एक तीसरी चीज़ डालनी पड़ती है। वो क्या होती है देखिए, देन हाउ Cl2 बिकम अ गुड न्यूक्लियोफाइल। तो Cl2 को न्यूक्लियोफाइल अच्छा कैसे बनाया जाए, ठीक है। तो वी हैव टू ऐड लुईस एसिड अलॉन्ग विद Cl2 टू बिकम अ गुड न्यूक्लियोफाइल। तो बहुत अच्छी बात इन्होंने बोल दी कि आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, Cl2 के साथ एक बहुत अच्छा कोई लुईस एसिड डाल दो। लुईस एसिड डाल दो तो ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। इसका हम मैकेनिज्म करेंगे तब आपको और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगा। पहले रिएक्शन देखेंगे। देखिए CH3 ये था हमारे पास बेंजीन, जब टॉलिन ले लो कुछ भी ले लो, चाहे बेंजीन ले लो चाहे टॉलिन ले लो एक ही बात है। तो अगर आपने क्या किया इसमें Cl2 डाल दिया इन दी प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। आपको लुईस एसिड याद है ना, ZnCl2 FeCl3 AlCl3 ये सारे क्या होते हैं, लुईस एसिड का काम करते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो इसकी प्रेजेंस में अगर मैं Cl2 को डालूंगा तो ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा और इसने क्या कर देना है, बेंजीन के ऊपर अटैक कर देना है। देखो बेंजीन के ऊपर अटैक कर दिया Cl यहाँ पे या जहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब जो एक बात समझने वाली बात है आप लोगों के लिए वो क्या है बेटा, देखो जो बेंजीन रिंग होती है ना, इस चीज़ को आप अभी से समझ लो तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो बेंजीन रिंग होती है ना बेटा, अगर इसके ऊपर कोई ग्रुप लगा हो, जैसे यहाँ पे एक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। ये वाला जो ग्रुप होते हैं ना, ये दो तरह के ग्रुप लग सकते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और एक होते हैं इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप। एक होते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, एक होते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप। जो बेटा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं जैसे CH3 है, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। तो बेंजीन को अगर बेटा इलेक्ट्रॉन देगा ये वाला ग्रुप तो बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी, मतलब बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर जो अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का वो बड़ा जल्दी होगा, सिंपल सी बात है। और अगर बेटा यहाँ पे लगा होता इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग मतलब जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा इसके ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, जो बेंजीन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन थे उनको खींच लेगा अपनी तरफ, ठीक है। और जो इसकी रिएक्टिविटी है उसको कम करने की कोशिश करेगा, ठीक है, इसकी एक्टिवनेस को कम करने की कोशिश करेगा। तो इसी को आपने ध्यान में रखना है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान में रखनी है आप लोगों ने कि बेटा जब भी कभी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बेंजीन के ऊपर लगा हो, जब भी कभी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हो तो जो नेक्स्ट अटैक होगा, जैसे देखो यहाँ पे CH3 जो ग्रुप है बेटा ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ठीक है, ये बेंजीन के साथ लगा हुआ है, ठीक है। जो अब नेक्स्ट अटैक होगा, नेक्स्ट अटैक मतलब क्लोरीन का जो अटैक हो रहा है नेक्स्ट, वो किस पोजीशन पे होता है, वो पोजीशन पे होता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। ध्यान से देखो ये CH3 लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर, ठीक है बेटा। जो ये वाली पोजीशन होती है ना ये वाली बेंजीन की, दिस इज नोन एज ऑर्थो पोजीशन। जिस भी पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा होता है उसके जो साथ वाली पोजीशन होती है ये वाली और ये वाली, देखो ये वाली और ये वाली, इसको बोला जाता है ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। इसको बोला जाता है बेटा मेटा पोजीशन।
ठीक है, और इसको बोला जाता है पैरा पोजीशन। दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा, दिस इज पैरा, ठीक है। अच्छा एक बात बेटा, अगर मैं इस बेंजीन रिंग में पूछूं यहाँ पे कहाँ पे ऑर्थो मेटा पैरा है, कोई आपको नजर आ रहा है? जनरली स्टूडेंट बोलेंगे सर ये वाली ऑर्थो है, ये वाली मेटा है, ये वाली पैरा। दिस इज वेरी रॉन्ग बेटा, ध्यान से सुनो। मैंने +1 में भी आपको ये बताया था कि जो बेंजीन रिंग होती है ना, बेंजीन रिंग के ऊपर ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन तब बनती हैं जब इसके ऊपर कोई ग्रुप आके लगता है। जैसे यहाँ पे CH3 आके लग गया, तब पोजीशन होती है कि ऑर्थो मेटा पैरा। वो ग्रुप कहाँ पे भी लग सकता है, यहाँ पे भी लग सकता है, यहाँ पे भी लग सकता है, यहाँ पे भी, किसी भी पोजीशन पे लग सकता है। जनरली हम जो ग्रुप लगाते हैं वो ऊपर लगाते हैं, पर वो लग कहाँ पे भी सकता था। पहली बात, जहाँ पे भी वो लगेगा उसके जो साथ वाली पोजीशन होगी वो ऑर्थो होगी। अब देखो यहाँ पे लगा है, इसके साथ वाली ये होगी, ये ऑर्थो। अगर सपोज करो वो यहाँ पे लगता, ये CH3 यहाँ पे लगता, तो ये और ये वाली जो पोजीशन थी ये ऑर्थो हो जाती। समझ आ गई बात? ये वाली मेटा हो जाती, ये पैरा हो जाती। बट अब यहाँ पे लगा है तो दिस इज ऑर्थो मेटा एंड पैरा। अंडरस्टूड? तो बेटा अब जब भी कभी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा रहेगा पहले बेंजीन के ऊपर, तो जो नेक्स्ट ग्रुप अटैक करेगा वो कौन सी पोजीशन पे अटैक करेगा, या ऑर्थो पे या पैरा पे, ठीक है। और अगर यहाँ पे विदड्रॉइंग ग्रुप लगा होता तो अगर अगला ग्रुप अटैक करता तो किस पोजीशन पे अटैक करता बेटा? ओनली मेटा पे। कहाँ पे? मेटा पे। अब ये क्यों करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। +1 में तो मैंने आपको बता ही रखा है, इनका मैकेनिज्म भी बता रखा था, तो अभी मैं और भी बता दूंगा आपको। तो इसलिए हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक तो ऑर्थोक्लोरोटोलुइन और एक पैराक्लोरोटोलुइन। देखो इसका नाम होता है टोलुइन, टोलुइन। अब इसको ऑर्थोक्लोरोटोलुइन क्यों बोला गया? क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन लग गया। अब यहाँ पे पैरा क्यों बोला? क्योंकि पैरा पे लगा, ठीक है। अच्छा अगर इनकी बात की जाए कि ऑर्थो ज़्यादा बनेगा कि पैरा, तो बेटा पैरा ज़्यादा बनता है, क्योंकि इनके बीच में जो रिपल्शन फैक्टर है वो कम हो जाता है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। दैट्स वाई पैरा। चलिए इसका मैकेनिज्म अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब क्या होता है मैकेनिज्म, कैसे अटैक कैसे होता है? अब इसमें अगर मैं, ये तो होगी टोलुइन वाली रिएक्शन, अगर मैं बेंजीन की रिएक्शन लेता क्लोरीन और AlCl3 के साथ, तो क्या होता? क्लोरीन लग जाता। जैसे ये वाली रिएक्शन दिखा रखी है, देखो बेंजीन की क्लोरीन के साथ AlCl3 की प्रेजेंस में, दिस इज लुईस एसिड की प्रेजेंस में करता, तो यहाँ पे क्लोरीन लग जाता। अब यहाँ पे कहीं पे भी लग सकता था क्लोरीन, समझ के बात आप, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा नहीं हुआ था, तो कहीं पे भी लग सकता है। तो चलिए मैं इसका आपको मैकेनिज्म बताता हूँ कैसे होता है, तो ध्यान से करना है आप लोगों ने। देखो क्लोरीन जो होता है हमारे पास, ठीक है, जब इसको हम लुईस एसिड की प्रेजेंस में लेते हैं, दिस इज लुईस एसिड, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, आपको पता है व्हाई इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर, ठीक है। क्योंकि बेटा जो एल्यूमिनियम होता है ना, इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन इसने 3 क्लोरीन के साथ शेयर कर लिया, अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, बट इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने चाहिए थे? 8, तो इसके पास 2 कम है। तो दैट्स वाई दिस इज नोन एज लुईस एसिड, क्योंकि लुईस ने बोला था एसिड वो होगा जो बाहर से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो अब ये बाहर से इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, तो ये लेगा, तो इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी बोला जा सकता है और लुईस एसिड भी बोला जा सकता है। तो जब भी क्लोरीन इसके टच में आएगा तो ये क्या करेगा? क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। तो जैसे इसने क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए, तो इस क्लोरीन के साथ इसका बॉन्ड बन गया, इस क्लोरीन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। देखो देखो AlCl3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, और इस क्लोरीन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये वाला क्लोरीन क्या करेगा बेटा? अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए ये वाला जो क्लोरीन के साथ इसने बॉन्ड बना रखा है उससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। जब ये अपनी तरफ खींच लेगा तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच लिया अपनी तरफ, ठीक है। इसके पास नेगेटिव वैसे ही रहेगा, ये क्या बन जाएगा? AlCl4 नेगेटिव। देखो AlCl4 नेगेटिव, AlCl3 तो था ही, और एक Cl ये वाला भी ऐड हो गया, तो AlCl4 नेगेटिव हो गया। और यहाँ से क्या जनरेट हो गया? Cl पॉजिटिव। ये वाला पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव क्यों बना? क्योंकि बेटा इस क्लोरीन ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच लिया, इसका भी खींच लिया, अपना भी खींच लिया, तो यहाँ से Cl पॉजिटिव की टर्म में ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया यहाँ से। दिस इज नोन एज व्हाट? इलेक्ट्रोफाइल। देखो वैसे तो जो क्लोरीन होता है बेटा, इसका कोई अपना इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं कर पाता, ये अपना Cl पॉजिटिव नहीं जनरेट कर पाता, बट जब इसको AlCl3 की प्रेजेंस में लेते हैं तो ये Cl पॉजिटिव को जनरेट करवा देता है AlCl3। तो आपको AlCl3 का काम पता चल गया ना, इसका काम होता है इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करवाना। इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, कि जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं उसको जनरेट करवा दिया। देखो इलेक्ट्रोफाइल इनफ टू अटैक बेंजीन, ये वाला जनरेट हो गया। अब इसने क्या करना है? देखो इस Cl पॉजिटिव ने क्या करना है? इस Cl पॉजिटिव को बेटा E पॉजिटिव भी लिखते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होता है इसका मतलब। तो ये क्या करता है? जब बेंजीन के पास जाता है तो बेंजीन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन, वो इसके ऊपर अटैक कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही इसके ऊपर अटैक होगा, ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो यहाँ पे अटैच हो गया इसके साथ, बेंजीन के साथ,
ठीक है। और इस ये वाले कार्बन ने जो डबल बॉन्ड बनाया था, इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए, इलेक्ट्रोफाइल के पास। अब इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए ये अपना जो हाइड्रोजन होता है उसकी बलि दे देता है, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा और H पॉजिटिव जनरेट कर देगा यहाँ से। तो जैसे ही H पॉजिटिव जनरेट होगा यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और E तो लगा ही हुआ है, देखो यहाँ पे, यहाँ से जो H पॉजिटिव जनरेट होगा उसके ऊपर कौन अटैक कर देगा, Cl नेगेटिव। ये Cl या X नेगेटिव, ये कहाँ से आया, ये बेटा देखो यहाँ से आएगा। ये जो AlCl4 नेगेटिव बनेगा ना, यहाँ से जो Cl नेगेटिव होगा वो H पॉजिटिव जैसे ही रिलीज होगा उसके ऊपर अटैक कर देगा फटाफट से, ठीक है। तो यहाँ से HCl बन जाएगा इसका, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन बन गया, ये वाला। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस इज नोन एज एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हाई इट इज कॉल्ड एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखो व्हाई इट इज नॉट एरोमेटिक, क्योंकि जो बेंजीन होती है बेटा ये एरोमेटिक रिंग होती है। व्हाई इट इज नॉट एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है। देखो जो Cl पॉजिटिव है बेटा, दिस इज वेरी गुड इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज वाई इलेक्ट्रोफिलिक। व्हाई इट इज नॉन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बेटा यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगा था उसको रिप्लेस करके जगह E ने ले ली, मतलब इलेक्ट्रोफाइल ने ले ली, ठीक है। दैट्स वाई इसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन। कभी भी आपको वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाए, सब्स्टिट्यूट होता है इसका मतलब, सब्स्टिट्यूट का मतलब एक चीज़ रिमूव होगी उसकी जगह पे दूसरी चीज़ आए ना, दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये वाली जो रिएक्शन होगी इसको बोलेंगे हम एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड सिमिलरली अगर हमने यहाँ पे ब्रोमीन लगाना होता तो उसके लिए भी हम यही यूज़ कर सकते हैं। देखो यू कैन यूज़ ओनली ब्रोमीन डालोगे तो रिएक्शन नहीं होगी, ब्रोमीन के साथ आपको क्या डालना पड़ेगा, या तो ब्रोमीन के साथ आयरन डाल दो, चाहे FeBr3 डाल दो, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 डाल लो, ठीक है, AlBr3 कुछ भी डाल सकते हो, मतलब कोई ना कोई लुईस एसिड आपको डालना ही पड़ेगा। मैकेनिज्म इसका सेम ही होता है जो हमने ऊपर किया, ठीक है, जो आपने खुद करना है, डू योरसेल्फ, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है बेटा कि ये जो होती है रिएक्शन, ठीक है, ये वाली एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखो इसको SEAR भी बोला जाता है। देखो इसका मतलब होता है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। AR का मतलब एरोमेटिक, E का मतलब इलेक्ट्रोफिलिक, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेटा इसमें क्या होता है, ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करती हैं बेटा, ये करती हैं SN2 मैकेनिज्म फॉलो। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करती हैं, SN2 मैकेनिज्म। क्यों, क्योंकि इनमें जो है कोई भी ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। तो ये जनरली सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है SN2 रिएक्शन को SN2 क्यों बोला जाता है, क्योंकि बेटा इसमें जो रेट होती है ना रिएक्शन की स्पीड होती है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करती होती है, एक तो सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है, सबस्ट्रेट के ऊपर मतलब रिएक्टेंट के ऊपर, और दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, कि जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा होता है, ठीक है। तो ये दोनों स्लोएस्ट स्टेप में आते हैं, दैट्स वाई इन दोनों के ऊपर जो है रिएक्शन डिपेंड करती है। तो मतलब ये वाला जो रिएक्शन का स्टेप होता है ये स्लोएस्ट स्टेप होता है, इन दोनों के ऊपर जो है डिपेंड कर रही है, तो ये होती है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। इसको आप अच्छी तरह से कर लेना। अब आती है नेक्स्ट, अगर हमने आयोडीन लगाना हो बेंजीन के ऊपर तो कैसे लगेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना बेटा। जब भी बेंजीन के ऊपर आयोडीन लगाना हो तो इसमें I2 इन दी प्रेजेंस ऑफ कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ेगा। यहाँ पे लुईस एसिड नहीं डलेगा, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डलेगा, लाइक HNO3 ये डलेगा, तब आयोडोबेंजीन बनेगा। उसके पीछे रीज़न क्या है, ठीक है, उसके पीछे रीज़न क्या है, आयोडोबेंजीन बनेगा प्लस साथ में HI बाहर निकलता है। उसके पीछे रीज़न ये है बेटा कि जो ये वाला HI होता है ना, HI दिस इज़ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इज़ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो जैसे ही आप ये रिएक्शन बनेगी, जो HI होता है ना ये बैक अटैक कर देता है इसके ऊपर, और यहाँ से I को बाहर निकाल देगा और H लगा देगा दोबारा से, मतलब बेंजीन बना देता है, ठीक है। जो हमें नहीं चाहिए, हम तो बेंजीन से आयोडोबेंजीन बनाना चाह रहे हैं, बट ये HI होता है, ये दोबारा से इसको बेंजीन बना देता है। तो इसलिए क्या किया जाता है, जब इसमें I2 डालते हैं ना तो साथ में HNO3 डालते हैं। HNO3 होता है बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जैसे ही बेंजीन और आयोडीन की रिएक्शन हुई, यहाँ पे तो आयोडोबेंजीन बन गया, प्लस जो HI निकला उसको HNO3 ने घेर लिया। HNO3 और HI आपस में रिएक्शन कर जाते हैं, HI को इसके साथ रिएक्शन नहीं करने देता। HNO3 जो होता है वो खुद इसके साथ रिएक्शन करवा लेता है और कोई प्रोडक्ट बना लेता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे वाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 इज यूज्ड इन आयोडीनेशन, बिकॉज इन आयोडीनेशन द बाय प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज HI which is very good reducing agent which reconvert iodobenzene to benzene. So we use oxidizing agent which will react with reducing agent HI, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3 कैन बी यूज्ड। समझ आ गई आपको बात। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।